हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चे से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। Application of linear equation of one variable। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग का अर्थ होता है कि यानी कि इसके आधार पर कोई सवाल, इसके आधार पर जो हमें सवाल मिलता है दिनचर्या में, या फिर उसके आधार पर कोई हमको प्रॉब्लम आता है, वही क्या कहलाता है? हमारा अनुप्रयोग, जो हमारे जीवन से रिलेटेड। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानना चाहिए, जो कि हम आपको बताए हैं पहले 2.2 में हम बताए हैं। यहाँ पे 2.1 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा 2.2 हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम वहाँ पे पढ़ाए थे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण के लिए क्या चीज होना चाहिए? LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चर वाला या फिर रैखिक क्या कहते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं x - 9 बराबर 5, x - 9 बराबर 5, तो देखिए तो यह समीकरण है कि नहीं है? इधर क्या है? RHS है, इधर LHS है और इधर RHS है। नहीं, यह है क्या है? LHS, यानी कि बराबर के बाएं साइड में रहता है तो क्या हो जाता है? LHS, और इधर RHS, और फिर यह क्या है? इक्वल है। नहीं, तो यह क्या है? हमारा समीकरण है। क्या है? समीकरण है। अब इसमें एक चर है, नहीं, अतः यह एक चर वाला समीकरण है। अब इसमें रैखिक का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। रैखिक लीनियर का अर्थ होता है जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। क्या हो? चर का अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे लिख देते हैं चर का अधिकतम घात कितना हो? पावर, या कंपोनेंट भी कहते हैं, क्या हो? 1 हो। क्या हो? तो देखिए, तो यहाँ पे x का घात कितना है? 1 है। कितना है? अतः यह क्या है? हमारा लीनियर है, यानी रैखिक है। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर हमको यह 2.2 चैप्टर पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से पहले एक और बेसिक आपको जानना जरूरी है। जैसे में दिया रहता है आधा, क्या होता है? आधा का अर्थ क्या होता है? 1/2। फिर उसके बाद दिया रहता है तिहाई, क्या दिया रहता है? तिहाई, नहीं, बराबर 1/3 होता है। चौथाई बराबर 1/4। उसके बाद दहाई, चाहे 10वां भाग दिया रहता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दहाई, यानी कि 1/10। इस तरह से हिस्सा में दिया रहता है। तो यह दे दिया रहे 2/3। क्या दिया रहे? 2/3। तो इसका क्या अर्थ हो जाता है? 2/3। ठीक है ना। अगर दे दिया रहे 5/4, यानी कि 5/4, कोई दिक्कत? अब इसके आधार पर इसमें हम देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है। कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
अब समझ लीजिए, मानने के लिए हम बाद वाले टर्म को मानते हैं और पहले वाले टर्म को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें दिया है माना कि कोई संख्या इसमें है, तो लिखेंगे माना कि कोई संख्या क्या है, बराबर x है। क्या है, x है। अब इसमें कह रहा है संख्या के आधे में से, तो संख्या का आधा अब इसका निकालेंगे। तो आधा बराबर क्या हो जाएगा, x का 1/2 बराबर x/2। कोई दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए आधा का अर्थ लिखे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 1/4 घटाया जाए। 1/4 घटाने पर 1/4 किस में से, संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पर, तो यानी x/2 और माइनस 1/4। कोई दिक्कत, तब क्या प्राप्त हो जाता है, 1/8। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से यानी कि x/2 और माइनस 1/4 करेंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 1/8। अब देखिए तो यह समीकरण हो गया कि नहीं, और इसमें चर का अधिकतम घात 1 है, अतः यह क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, एक चर भी है और एक चर का पावर 1 है, अतः एक चर वाले रैखिक समीकरण भी है। नहीं, अब देखिए इसमें समीकरण बन गया, यह बराबर है, बराबर के इधर RHS है और इधर क्या है, LHS है। ठीक है ना, बायां पक्ष और यह दायां पक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसको हल करने का हम तरीका पिछले चैप्टर में भी बताए हैं। यह देखिए यह क्या है, कांस्टेंट है यानी अचर है, यह भी कांस्टेंट है, अचर है, तो यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ रख देंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह अब देंगे, पहली बार में नहीं देते हैं, दूसरी बार से या का चिन्ह शुरू कर देते हैं। x/2 बराबर 1/8, यह माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर या का चिन्ह दे दीजिए, x/2 बराबर 8 और 4 का लसा 8। कोई दिक्कत, 8 से 8 में भाग करेंगे, 1 मत में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे 1, और यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे, x/2 बराबर 1 2 3/8। फिर या का चिन्ह दे दीजिए, x/2, यहाँ पे x क्या है, चर है, वेरिएबल है, और यह क्या है, कांस्टेंट है। नहीं, यानी कि यह अचर है, तो इसको अचर को अचर के तरफ लेकर जाएंगे। यह भाग में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा, गुना में, यानी x बराबर 3/8 और गुना 2 से कट जाएगा, 2 चुका 8, यानी बच गया हमारा कितना, 3 एकम 3 नहीं, 3/4, यानी कि वह संख्या क्या हो गया, वह संख्या कितना हो गया, वह संख्या बराबर x बराबर 3/4। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर है तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे दिया है। ठीक है ना, तो बाद वाला हम मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है। क्या है, x मीटर है। कोई दिक्कत, तो लंबाई बराबर देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कह रहा है 5 मीटर है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस बात है यह x है तो लंबाई थोड़ा 5 मीटर बढ़ जाएगा, तभी ना अंतर क्या आएगा, 5 मीटर आएगा, यानी लंबाई बराबर x प्लस 5 मीटर। कोई दिक्कत। अब इसमें परिमिति दे दिया है या परिमाप, परिमिति कहिए चाहे परिमाप कहिए, कितना दिया है, 110 मीटर। कितना दे रहा है, 110 मीटर। कोई दिक्कत। तो अब देखिए हमको चौड़ाई मिल गया, लंबाई मिल गया और परिमाप मिल गया, तो हमको आयत के परिमाप का सूत्र मालूम है। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से
आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप हमको क्या होता है, यहाँ पे दे दिया है 110 बराबर 2 इंटू लंबाई की जगह पर क्या है हमारा x प्लस 5, कोई दिक्कत। चौड़ाई की जगह पर x, कोई दिक्कत। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन वाला क्रिया कर लेंगे। 110 बराबर 2 से इसमें गुना करेंगे, पहले इसको जोड़ लीजिए। नहीं 2 इंटू यहाँ पे देखिए एगो x कौगो x 2x प्लस 5, 110 बराबर 2 दूनी 4x प्लस 2 पचे 10। अब देखिए यह 10 प्लस में है, इधर आएगा तो -10 बराबर 4x। अब देखिए 110 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा 100 बराबर 4x, कोई दिक्कत। अब देखिए यह क्या है अचर और यह क्या है अचर, नहीं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के तरफ करेंगे यानी कि 100, और यह देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। अब देखिए 4 से 4 दूनी 8 बचा 2 के बाद 0 आएगा तो 20, 4 बचे 20, या फिर 25 का 100 हो जाता है। नहीं तो ये x को पहले लिख लिए, x बराबर 25 मीटर, कोई दिक्कत। यानी चौड़ाई हमारा कितना आ गया, चौड़ाई बराबर x बराबर 25 मीटर और लंबाई बराबर देखिए तो क्या माने हैं हम x प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 यानी 30 मीटर। देखिए तो आ गया कि नहीं हमारा, मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था। देखिए यह भी बहुत आसान है। माना कि प्रारंभ में मूल्य बराबर 100 रुपया, कितना 100 रुपया था, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि पहले मान लीजिए 100 रुपया था और उसके बाद में 25% बढ़ गया, क्या हो गया 25% बढ़ गया तो 32 रुपया हो गया। तो सबसे पहले 25% हमको निकालेंगे इसका। अब देखिए लिखेंगे x का 25%, परसेंट का अर्थ क्या होता है बट्टा 100 या फिर गुना 1/100। बताए ना जब 7th क्लास में हम प्रतिशत पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि परसेंट बराबर 1/100 होता है। नहीं यही अगर कोई कह दे कि 5% का अर्थ निकालिए, 5% का को भिन्न में बदलिए, तो क्या कर देते थे हम 5 गुना 1/100 चाहे सीधे 5/100 लिख देते थे। लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो इसी तरह से 5 का 25% हमको निकालना है, क्योंकि इतना इसका क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। तो इज इक्वल टू x का 25% का अर्थ क्या हो गया 25/100, तो 25 का 100 यानी x यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। नहीं 25 से कम 25 और 25 का 100 दोनों एक चीज से कटता है, तो x गुना 1 बराबर x बटा 4, कितना हो गया x का 25% x/4 4। अब देखिए इतना वृद्धि हो रहा है, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं बढ़ने पर क्या हो रहा है x में कितना बढ़ रहा है इतना प्लस x/4, यही नहीं बढ़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बटा का जोड़ अब आ जाता है आपको। तो अब देखिए यहीं पे हल कर लेते हैं, 4 और 1 का लॉस 4, नहीं और 1 से 4 में भागा करेंगे 4 मत में कटेगा, 4 गुना x करेंगे 4x, कोई दिक्कत प्लस
यहाँ पे देखिए 4 से 4 में भागा दीजिए, एक मत में 1 गुना x करेंगे x। अब इसको जोड़ लीजिए 4x, आप प्लस इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 छुपा है नहीं, तो 4 को एगो 5x/4 रुपया। कोई दिक्कत? अब इसमें प्रश्न से कह रहा है कि क्या हो रहा है 32 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 32 रुपया। तो देखिए प्रश्न से यानी इतना बराबर 5x/4 यानी बढ़ने के बाद बढ़ने पर इतना रुपया हो रहा है, इतना रुपया हुआ किसके बराबर हो जा रहा है 32 रुपया। किसके बराबर हो जा रहा है 32। तो अब देखिए या का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x के साथ 4 क्या है गुना में है कि भागा में है, तो इधर आएगा तो 5x बराबर 32 और गुना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है गुना, क्या है गुना है, इधर आएगा तो यानी x बराबर इसको डायरेक्ट अभी गुना कर दें। देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 और यहाँ पे बट्टा 5। कोई दिक्कत? अब इसको पूरा पूरा ही नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 नहीं है, इसीलिए पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए दशमलव में बदल दीजिए। देखिए डायरेक्ट दशमलव में बदलते हैं। 5 दूनी 10, बचा शेष 2, 2 के बाद 8 उतरा तो 50, 25 बच गया 3, तो दशमलव बैठाएंगे तो उसके बाद क्या आ गया 3 के बाद एक 0 उतरेगा तो 30 हो जाएगा। 5 6 30। इतना रुपया पहले था। देखिए कैसे हम इसको भाग किए हैं 5 भागा 128 नहीं, 5 दूनी 10, 2 आया 8 उतरेगा 50 25 शेष बचा 3। अब यहाँ पे दशमलव दागेंगे तो एगो 0, 5 6 30। कोई दिक्कत बाबू? यानी कि 25.6 रुपया आया। देखिए तो इतना ही आया है हमारा। मिटा दे अभी से। 4 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई नहीं। चलिए देखिए अब एक चीज समझ लीजिए, कुल कलम दिया है। क्या दिया है कुल कलम हमको दिया है बराबर 35, ठीक है ना। और कुल कलम का दाम, कुल कलम का मूल्य कितना दे दिया है थोड़ा देखिए तो 60 रुपया। कितना है 60 रुपया, ठीक है ना। अब 2 प्रकार का कलम है, एक महंगा है और एक सस्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि जैसे एक चीज हम आपसे पूछते हैं सवाल, हम लोग गोली खेलते हैं, एक काला गोली है और एक क्या है सफेद गोली है, दोनों को मिला देते हैं ना, 30 गो गोली है। कुल गोली कितना है 30 गो है, मिला देते हैं 30 गो गोली है। अगर सफेद वाली गोली 10 गो है तो काला वाला गोली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल में से सफेद वाली गोली की संख्या घटा लेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे माना कि सस्ता कलम क्या है, सस्ता वाली कलम की संख्या, कलम की संख्या बराबर x, क्या है x, ठीक है ना। तो यानी कि सस्ता वाली कलम की संख्या x, तो महंगा वाली क्या हो जाएगी, तो महंगा वाली चाहे महंगी वाली कलम बराबर सस्ता वाला x, तो महंगा वाला टोटल में से इतना घटा लेंगे, नहीं 35 माइनस x। आसान है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जैसे आपको अभी
गोली के बारे में बताए हैं कि कुल गोली 30 है और उसमें उजला वाली गोली की संख्या 10 है, तो काली वाली गोली की संख्या घटा लेंगे, 30 में से 10 घटाएंगे 20 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम काम किए हैं। अब कुल मूल्य कह रहा है, अब इस संख्या का काम हो गया नहीं, अब हमको क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो सस्ता का मूल्य, सस्ता वाली मूल्य, सस्ता वाली मूल्य, तो सस्ता वाली एगो कलम की संख्या x है नहीं, और गुना इसका एगो का मूल्य कितना है। मान लीजिए हमारे पास 5 गो कलम है, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम क्या हो जाएगा, 25। उसी तरह से एगो कलम का दाम 1.5 रुपया है, कितना है, 1.5 रुपया। तो 100 गो कलम है, तो क्या कर देंगे, इसका मूल्य के लिए गुना कर देंगे नहीं, तो यानी कि 1.5 लास्ट में 0 है तो इसको छोड़ देंगे नहीं, इतना x रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब महंगा या महंगी वाली कलम का मूल्य देखिए, तो इसका मूल्य अब हमको निकालना है। तो इसका संख्या कितना है, 35 माइनस x है। एगो कलमों का दाम कितना है, 2 रुपया है, कितना है, 2 रुपया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यानी 2 गुना कलम की संख्या कितना है, 35 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेते हैं। 2 से 35 में गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, माइनस 2 गुना x करेंगे 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। 2 से इसमें गुना कर देंगे, जैसे एक कलम का दाम 2 रुपया है, आप इतना कलम का दाम कितना है, गुना नहीं कर देंगे। समझ में आया। यह कहाँ से लाए हैं, यहाँ पे हम निकाले हैं महंगी वाली कलम, ठीक है। तो यानी कि 2 गुना 35 करेंगे तो 35 दूनी 70, और फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 गुना x 2x। कोई दिक्कत। अब देखिए, सस्ता वाला कलम का पूरा मूल्य इतना रुपया और महंगा वाला का मूल्य इतना रुपया, तो कुल मूल्य निकाल नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से, अब प्रश्न से यानी कि सस्ता वाला कलम का दाम 1.5x और प्लस यहाँ पे देखिए महंगा वाला का 70 और माइनस 2x। कोई दिक्कत, बराबर टोटल कितना आ रहा है, 60। कितना आ रहा है, 60। और या का चिन्ह दे देंगे 1.5x। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुना करेंगे तो चिन्ह वही हो जाता, प्लस गुना प्लस बाबा प्लस, यानी कि 70, फिर प्लस गुना माइनस बाबा माइनस 2x। कोई दिक्कत, बराबर 60। अब देखिए यहाँ पे चर वाले हैं और ये क्या है, अचर वाले, एक तरफ भेजेंगे 1.5x और माइनस 2x बराबर 60, और इधर प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस। और यहाँ पे इसके पहले देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस। प्लस माइनस जोड़ घटाव में क्या होता है, माइनस। यानी कि प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, तो 2 में से 1.5 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे घटा कर दिखा देते हैं। 2 के बाद कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव देकर हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। अब इसको देखिए, दशमलव इधर 5 है और इधर 1 है। अब घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, और 1 में से 1 गया 0, और ये दशमलव के सामने दशमलव। समझ में आ रहा है। यानी कि कितना आया, 0.5, 0.5x। कोई दिक्कत, चिन्ह क्या आ जाएगा इसके पहले, इसमें से हम घटाए हैं, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा क्रिया होगा, माइनस का। 70 में से 60 जाएगा 10 नहीं। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इसको या तो बट्टा में बदल लीजिए या फिर डायरेक्ट भेज दीजिए। अब ये बट्टा में बदल दें,
ऐसे होगा, दशमलव उड़ेगा तो 1 आएगा, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। या का चिन्ह दे देंगे, x बराबर -10 और भाग का -5/10, कोई दिक्कत। नहीं। फिर यहाँ पे देख लीजिए x बराबर -10, गुना में पलटेंगे नहीं जी। तो 10 और यहाँ पे -5, कोई दिक्कत। नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस कट जाएगा, अब ये काट देते हैं, और 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया, देखिए ना 10 दूनी 2 बराबर 20। आसान है कि नहीं। है। अब हम क्या संख्या निकाले हैं, x क्या चीज का माने है, सस्ता वाला कलम का संख्या, क्या माने है, सस्ता वाली कलम की संख्या बराबर क्या है, x बराबर 20, क्या है x बराबर 20। उसके बाद हमसे क्या इसमें पूछ रहा है, महंगी वाली कलमें क्या है, कितनी महंगी वाली कलमें खरीदी गई, यानी कि महंगा वाली कलम की संख्या पूछ रहा है। तो महंगी वाली कलम बराबर 35 - 1, ठीक है। महंगी वाली कलम बराबर 35 - 1, कोई दिक्कत। 35 - 1 का वैल्यू हमारा कितना आया है, 20 बराबर 15। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। 5वां नंबर अब हम सवाल देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, तीनों कोण में आपको दिया है 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज तो आप जानबे करते हैं ऐसे रहता है ना, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। इसी गुण के आधार पर लिखेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे। सबसे पहला अनुपात दिया है, कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 2:3:5, 2:3:5 यह है। लिखेंगे माना कि अनुपात में, माना कि अनुपात में x गुणन है, क्या है, x गुणन है। तो यह पहला कोण, यह दूसरा कोण और यह तीसरा कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहली कोण 2 गुना x बराबर 2x, x गुणन का अर्थ है x गुना है नहीं। दूसरी बराबर 3 है गुना x बराबर 3x। तीसरी बराबर 5 गुना x बराबर 5x है, कोई दिक्कत। पहला दूसरा और तीसरा कोण का हमने वैल्यू लिख दिया। अब एक गुण हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी गुण के आधार पर बना लेंगे। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री, या का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए तो एक राशि है नहीं, समान पद है। 7th क्लास में हम पढ़ाए थे समान पद और असमान पद, बताए थे उसमें कि केवल समान पद में ही जोड़ घटाव होता है। समान पद किसे कहते हैं,
जिसमें चर का गुणनखंड समान हो। तो सभी में खाली x से है तो यह जुट जाएगा नहीं। 5 को 3 को 8 को 2 को 10 x बराबर 180। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यहाँ पे x बराबर 180 या बाई 10। एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा नहीं, बराबर क्या बच गया हमारा 18 डिग्री। 180 नहीं, कितना 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यानी x बराबर हमारा कितना आया 18 डिग्री। अब कोण हमको लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहली बराबर कितना है 2x है, क्या है 2 यानी 2 गुना x के जगह पर 18 बराबर 36 डिग्री। क्या हो गया 36। दूसरी बराबर 3 गुना 18 डायरेक्ट लिख देते हैं। 18 तिया 54 डिग्री। उसके बाद तीसरी बराबर 5 गुना x नहीं, तो 5 गुना 18 बराबर 18 पचे 90 डिग्री। यानी कि पहली दूसरी और तीसरी निकाल दिए। इस तरह से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। मिटा दे अभी से। छठा नंबर हम सवाल अब देखेंगे। कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? इस सवाल को आपको समझना होगा। जैसे हम लोग छोटे रहते थे तो ऐसे गुल्लक रहता था कि नहीं रहता था? इसमें एक छेद रहता था। इसी में हम लोग को 1 रुपया 2 रुपया मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, डाल देते थे इसी में नहीं। पंटकियो मिलता था, खूब बेसी मिलता था तो पंटकिया मिलता था, इसी में क्या करते थे हम लोग, डाल देते थे। और जब जरूरत होता था तो ऐसे झुनझुना कर निकालते थे लोग, निकालते थे। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास 1 टकिया है, 2 टकिया है और पंटकिया है। और कुल सिक्का की संख्या कितना है? कुल सिक्का की संख्या बराबर क्या है 160 है। क्या है 160 है। कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहा है सवाल में, अब इसका मूल्य भी दे रहा है। और मूल्य क्या है? इस 160 सिक्का का मूल्य यानी वैल्यू, जैसे पंटकिया का एगो सिक्का रहता है लेकिन उसका वैल्यू कितना रहता है, मूल्य कितना रहता है 5 रुपये। कितना रहता है 5 रुपया। तो यहाँ पे मूल्य दे दिया है 300 रुपया है। कितना है 300 रुपया। कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की तिगुनी है तो बाद में 5 रुपया दिया है तो हम किसको मानेंगे? पहले पंटकिया का मानेंगे नहीं। तो लिखेंगे माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। सवाल नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार सवाल पढ़िए। कितना बार पढ़िए? 2 बार 3 बार पढ़िए। सवाल को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको अपने जिंदगी से जोड़िए, जोड़ कर देखिए, ठीक है ना? अपने आप सवाल बनता जाएगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1। यहाँ पे बाद में दिया है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। एक आसान तरीका भी आपको बता दिए हैं कि पहले मैक्सिमम जगह हम क्या करते हैं, बाद वाला का मानते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है, तो बाद में 5 रुपये के सिक्कों का जिक्र किया है तो बाद वाला का हम पहले मान लेंगे, ठीक है ना? अब कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दे रहा है? इससे तिगुनी है। कहां से तिगुनी है? इससे। यहाँ पे दे रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुना। तिगुनी मतलब 3 गुना, यानी कि 3 गुना x बराबर 3x। कितना है? 3x है। कोई दिक्कत? पंटकिया के सिक्कों की संख्या x, 2 टकिया के सिक्कों की संख्या 3x। तो 1 टकिया का निकल जाएगा कि नहीं? नहीं निकल जाएगा।
इस गुलाकवा में कौगो का है, एक टकिया है, दो टकिया है और पंटकिया है। क्या है? एक टकिया, दो टकिया और पंटकिया। तो यहाँ पे देखिए पंटकिया का संख्या निकल गया, दो टकिया का निकल गया, तो एक टकिया का नहीं निकल जाएगा, कुल हमको मालूम है। तो लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। फिर से समझा देते हैं। कुल सिक्का इसमें है 160 गो, दो टकिया का है, पंटकिया का इतना है, दो टकिया का इतना है, तो एक टकिया का निकालने के लिए कुल में से ये दोनों संख्या वो घटा देंगे, जोड़कर नहीं निकल जाएगा। तो यानी कि कुल है 160 माइनस ये जोड़ देंगे x प्लस 3x, जोड़कर घटा लेंगे। देखिए 160 माइनस ये जोड़ दीजिए, एगो x 3 गो x, कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत? यानी 160 माइनस 4x किसका सिक्का हो गया? 1 रुपया के। अब क्या कह रहा है इसमें कह रहा है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं और इसमें मूल्य भी दे दिया है, इसमें वैल्यूएशन भी इसका दे दिया है। तो सबका वैल्यूएशन हम बारी बारी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य जितना संख्या होगा उससे, मान लीजिए हमारे पास 10 गो पंटकिया है, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 5 से गुना कर देंगे, 50 रुपये। नहीं, तो उसी तरह से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुना x। नहीं, 5 गुना x बराबर 5x रुपया। फिर 2 रुपया के, 2 टकिया के सिक्का का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना कितना है? 3x बराबर 2 3 6x रुपया। कोई दिक्कत? फिर एक टकिया के मूल्य बराबर 1 गुना 160 माइनस 4x। कोई दिक्कत? तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाता है, 160 माइनस 4x रुपया। पंटकिया का इतना रुपया वैल्यू, दो टकिया का इतना, एक टकिया का इतना, तो तीनों जोड़ देंगे तो कुल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे कुल बराबर 300 रुपया। कोई दिक्कत? कुल कितना है? 5x प्लस 6x प्लस यहाँ पे 160 और माइनस 4x बराबर 300। कोई दिक्कत? देखिए ना, आसान है कि नहीं? अब इस x वाला को जोड़ दीजिए, 5 गो 6 गो 11x, जोड़ने आता है ना? ये 11x और प्लस 160 और माइनस 4x। कोई दिक्कत? ये प्लस से इसमें गुना होगा तो वही चिन्ह रह जाएगा, बराबर 300। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 11x और माइनस 4x बराबर 300 और माइनस 160। कोई दिक्कत? 11x में से 4x जाएगा, 7x बराबर, घटा लीजिए, 0 में से जाएगा 0, यहाँ पे 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा नहीं, कैरी लेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 140। x बराबर 140 और बट्टा 7, 7 दूनी 14 यानी 20। अब इसमें हमसे क्या सवाल पूछ रहा है? तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, इसमें सिक्का की संख्या पूछ रहा है। तो एक टकिया के लिख देते हैं, 1 रुपया की सिक्का। देखिए इतना है, एक टकिया के सिक्का कितना है? 160 माइनस 4x, 160 और माइनस 4x। तो 160 और माइनस 4 गुना x के जगह पर हमारा कितना आया है? 20। कितना आया है? 160 और माइनस 80, 20 चुका, तो 160 में से 80 जाएगा, 80। 2 रुपया के सिक्का,
बराबर 2 रुपया के सिक्का की संख्या देखिए तो कितना है 3x, 3 गुना x यानी 3 गुना 20 बराबर 60। और पंटकिया के 5 रुपया के सिक्का बराबर कितना है आपको बताइए तो, यहाँ पे x है, कितना है बराबर, यानी एगो 80 है, एगो 60 है और एगो 20 है। आंसर आसान है कि नहीं? मिटा दें। 1 रुपया के सिक्का की संख्या 80, 2 रुपया के सिक्का की संख्या 60 और 5 रुपया के सिक्का की संख्या 20। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसे। 7 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 अनुपात में करता है और अपने लिए यहाँ पे इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? देखिए यहाँ पे एगो पिता है, यहाँ पे नहीं, इसके पास है 2.5, कितना है यानी 2,50,000 रुपया। अपने पास कितना रख लेता है 1 लाख, यानी 1.5 लाख। ये क्या करता है इधर बांटता है, इधर बांटता है, इधर बांटता है, ABC 3 गो बेटा में बांट देता है। नहीं, किस अनुपात में बांटता है? 1:2:1:2:3 अनुपात में बांटता है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी प्रत्येक को क्या कितना कितना रुपया मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संपत्ति दे दिया है, कुल संपत्ति बराबर कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए संपत्ति हर सही से लिखा है। कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख। तो इसको अंक में बदल देंगे तो यानी 2,50,000 हो गया, 2,50,000। कोई दिक्कत? अपने पास ही रखता है, अपने पास रखा, कितना रखा 1 लाख, कितना रखा 1 लाख। तो शेष कितना बचा? शेष बचा 2.5 लाख में से 1 लाख घटा लेंगे, बराबर 1,50,000। ठीक है ना, इतना ही ना बच गया। इतना ही रुपया को क्या करेगा, ये बांटेगा 3 हिस्से में। नहीं तो लिखेंगे माना कि अनुपात में x गुणन है। क्या है? एक चीज आपके ख्याल में आता होगा दिमाग में कि बराबर x गुणन काहे लिख रहे हैं, अनुपात जहाँ रह रहा है वहां ना। तो एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 12/15। क्या लिख देते हैं? इसको अनुपात में हमको बदलना है। क्या करना है? अनुपात में लिखना है। 6th या 7th क्लास में अनुपात समानुपात वाला पढ़ाए हैं ना। तो वहां पे कैसे कटा रहे थे, एक ही चीज से कटता है। 3 चौका 3 पचे 15। अब कटने वाला है, कटने वाला है। तो ये हो गया हमारा 4/5 बराबर 4:5, यही ना हो गया। अब फिर से अगर हमको क्या करना है, अगर वही संख्या प्राप्त करना है तो जिस संख्या से हम इसको काटे हैं उसी से अगर गुना कर देते हैं तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। पहला में है 4, तो यहाँ पे किस चीज से इसमें काटे हैं, देखिए ना, किस चीज से दोनों को भाग दिए हैं, 3 से। तो यानी अगर इसको 4×3 कर देते हैं और इसके नीचे वाले को 5×3 कर देते हैं, यानी समान राशि से गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखिए तो वहीं इसमें अनुपात में क्या लिख रहे हैं, x गुना। ठीक है ना, यानी x से ही कट रहा है, कटा होगा, मान रहे हैं कि x से वो कटा होगा। तो यहाँ पे 4×3 12 और 5×3 15, फिर से वही संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं, 12/15। इसीलिए हम बार बार जहाँ अनुपात रह रहा है तो हम अनुमान लगा रहे हैं
कि एक्स से कटा होगा, इसीलिए एक्स हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया कि काय हम एक्स गुणन लिख रहे हैं। चलिए एक्स गुणन है तो यहाँ पे पहला बराबर, पहला को मिला है 1 गुना एक्स, नहीं तो यानी एक्स, केवल एक्स रुपया उसको मिल गया। फिर यहाँ पे दूसरा बराबर 2 गुना एक्स बराबर 2x रुपया। तीसरा बराबर 3 गुना एक्स बराबर 3x रुपया इसको मिला होगा। अब प्रश्न से तीनों लोगों के बीच में कितना रुपया बांट रहा है? 1.5 लाख रुपया बांट रहा है ना, तो यानी कि ax प्लस 2x प्लस 3x बराबर 1,50,000 रुपया। 1 गो x, 2 गो x, 3 गो और 3 गो 6 गो, 1,50,000 रुपया। x बराबर 1,50,000 बटा 6। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है? देखिए तो अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, बचा 3 के बाद 0 उतरा तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 या 3 गो 0, यानी कि 25,000 मत में कट गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 25,000 रुपया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पहला को कितना मिला, दूसरा को कितना मिला, ये अभी लिखना है। तो पहला देखिए, पहला को x मिला है, x बराबर 25,000 रुपया मिला। दूसरा बराबर 2x है, कितना है तो 2 गुना 25,000 बराबर 25 दूनी 50,000 रुपया। कोई दिक्कत? तीसरा बराबर 3x है, नहीं 3 गुना 25,000, 25 तिया 75,000 रुपया, यानी कि ये गुणा को कितना मिला? 25,000, दूसरा को 50,000 और तीसरा को 75,000 मिला। आसान है कि नहीं है? क्या दें? 8वां नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब समझते हैं? गुणज मतलब पहाड़ा टेबल। अगर मैं कहता हूं 5 का गुणज, क्या लिखता हूं? 5 का गुणज, गुणन क्या लिख दिए? गुणज बराबर 5, 10, 15 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अनंत तक जाएगा। 11 का गुणज क्या है? 11 का 11, 22, 33 ऐसे अनंत तक जाता है कि नहीं जाता है? तो उसी तरह से इसमें सवाल दिया है कि एक 11 का गुणज क्या है? 11 का गुणज। अब एक चीज इसमें देखिए, जिसका गुणज है उसमें अगला संख्या उतना ही जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं? देखिए 11 के गुणज में अगली का संख्या कैसा है? 11, फिर जोड़े हैं इसमें तब आया है, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो इतना आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है 11 के 3 गो गुणज का योग कितना है? 231 है। कितना है? 231। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम माना लिख लीजिए, माना कहला छोड़िएगा, माना कि प्रथम गुणज बराबर x है। क्या है? x है। तो दूसरा गुणज बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट इसके एक गुणज मान लीजिए यह है, तो अगला गुणज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे, नहीं तो x प्लस 11। फिर उसके बाद तीसरा बराबर x प्लस 11 और फिर इसमें फिर 11 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कि नहीं? तो x प्लस 22 हो जाएगा। x प्लस 22। कोई दिक्कत? अब योग कितना दे दिया है? 231। यही ना दिया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पे अब प्रश्न से इस तीनों को जोड़ने के बाद 231 आएगा। x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। कोई दिक्कत? एगो x दूगो एगो तीन गो x, 3x प्लस 11 या 22 33 बराबर 231। आसान है कि नहीं? 3x बराबर 231 और माइनस 33। कोई दिक्कत? प्लस नहीं इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे 3x बराबर 11 में से 3 जाएगा 8, 2 बचा तो 12 हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और यह 198। यहाँ पे x बराबर 198 बाई 3। कोई दिक्कत? कट जाएगा 3 छक 18, फिर 3 छक 18, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया? पहला गुणज x बराबर, देखिए ना x है ना, पहला गुणज x बराबर 66 और दूसरा बराबर x प्लस 11 है ना, तो 66 प्लस 11 बराबर 77। कोई दिक्कत? तीसरा बराबर, देखिए तीसरा बराबर x प्लस 22 है, x प्लस 22, 66 प्लस 22 बराबर 88। पहला 66, दूसरा 66 और दूसरा 77, तीसरा 88। आसान है कि नहीं है? मिटा दे इसे। 9 नंबर सवाल में देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समझने वाली बात है यह। आप लोग भी स्कूल में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो क्या होता है जैसे उसमें कुछ अच्छे काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा इनाम मिलता है, जो लोग थोड़ा कम काम करते हैं केवल भाग ले लेते हैं तो उनको क्या मिलता है? थोड़ा सा कम मिल जाता है। जो अच्छा काम करते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है और जो कम करते हैं उनको थोड़ा सा कम मिलता है। तो फिर वैसे ही है एक ऐसे वर्ग में, ठीक है ना, टोटल कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100, या स्कूल ले लीजिए। 100 बच्चों के बीच में कलम बांटा जा रहा है 120। उसमें भाग जो लिए हैं, जो जीते हैं उनको 2 कलम, और जो हारे हैं केवल भाग ले लिए हैं उनको 1 कलम। नहीं तो यहाँ पे कुल कलम पहले लिख देते हैं। कुल कलम की संख्या बराबर 120। छात्र कितने हैं? कुल छात्र या प्रतिभागी, ठीक है ना, 100 है। क्या है? 100 है। 100 लोगों के बीच में 120 बांटा जा रहा है। कितना बांटा जा रहा है? 120 कलम। तो यहाँ पे विजेता माना लिख लीजिए। माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर x है। क्या है? x। तो केवल अविजेताओं की संख्या, विजेता की संख्या x, तो जो अविजेता रहे केवल भाग लिए तो क्या हो जाएगा? 100 में से x घट जाएगा, कुल में से उतना विजेता वालों लोग की संख्या घट जाएगा। तो हो जाएगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए, कैसे बताएं, दो प्रकार के गोली है, एक काला है एक सफेद है, उसमें बताएं। उसी तरह से यह है, मान लीजिए 100 लोग भाग लिया है, जिसमें से कुछ लोग 100 लोग जीता है और बाकी लोग केवल क्या हो गया है? हार गया है, केवल हिस्सा लिया है ना। तो यानी उसका संख्या निकालने के लिए कुल में से विजेता की संख्या क्या कर दें? घटा लिए हैं।
विजेता की संख्या को कितना कलम मिला? विजेता को मिला कलम बराबर, देख लीजिए विजेता को कितना कलम मिला है? 2 कलम, नहीं 2 गुना इसका संख्या कितना है? x बराबर 2x। और फिर यहाँ पे अविजेता को मिला कलम बराबर 1 कलम मिला है, 1 गुना 100 माइनस x। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे तो वहीं रह जाएगा 100 माइनस x। और प्रश्न से टोटल कितना कलम बताया है? 120। तो इनको इतना कलम 2x और प्लस 100 माइनस x बराबर 120। कोई दिक्कत? अब या का चिन्ह दे दीजिए, 2x और यहाँ पे प्लस 100 और माइनस x बराबर 120। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लीजिए 2x माइनस x और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 120 और माइनस कितना हो जाएगा? ये 100 कितना हो जाएगा? अब 2x में से x जाएगा, x बराबर 20। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे x बराबर हमारा क्या आ गया? 20। अब हमसे पूछ रहा है कि विजेता की संख्या, ये ना पूछ रहा है, तो विजेता की संख्या हम माने हैं x, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा विजेता की संख्या बराबर कितना है? x बराबर 20। आंसर मिटा दे इसे। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो बाद में रवि दिया है नहीं, तो बाद वाला को मानेंगे। माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर 100 वर्ष है। क्या है? 100 वर्ष है। तब इसमें कह रहा है पिता का उम्र, क्या कह रहा है? पिता की उम्र बराबर, किताब में देखिए क्या कह रहा है, रवि के वर्तमान उम्र तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का तिगुना, 3 गुना रवि, तो रवि का कितना है? x, ठीक है ना। और इससे कितना है? 5 वर्ष अधिक है। इससे कितना है? 5 वर्ष अधिक है। 3 गुना x बराबर 3x प्लस 5 वर्ष। इतना वर्ष क्या है उसका? अधिक है, ठीक है ना। यानी पिता की वर्तमान उम्र कितना हो गई? 3x प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, मान लीजिए अभी हमारा उम्र है 25 साल, नहीं तो 5 वर्ष बाद हमारा भी 5 वर्ष बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे रवि का क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद रवि की उम्र, उसमें भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। अब पिता भी 5 वर्ष के बाद उतना ही साल के रहेंगे कि उनका भी बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। यानी अभी कितना है? 3x प्लस 5 है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद और जुट जाएगा 5 वर्ष, यानी कि 3x और प्लस 5 10 वर्ष। अब प्रश्न से कह रहा है, कि दोनों का 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। उनका 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या है? 47 वर्ष है। तो यानी कि x प्लस 5 नहीं प्लस 3x प्लस 10 बराबर 47 हो जाएगा, ठीक है ना। अब या का चिन्ह ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x और प्लस 3x और फिर प्लस 10 और फिर प्लस 5 बराबर 47। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लीजिए चर वाला है, एक साथ मिला लीजिए, 1 गो x 3 गो x कितना हो जाएगा? 4x प्लस, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे 10 और 5 15 बराबर 47। अब देखिए यहाँ पे 4x बराबर
47 हो गया, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस। यहाँ पे 4x बराबर 7 में से 5 जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3। यहाँ पे x बराबर 4 और x के बीच में गुना है, इधर आएगा तो भागा 32/4, 4 बटे 32, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 8। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है सवाल, अब हम पूछ देखते हैं दोनों की वर्तमान उम्र। तो रवि की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, रवि की वर्तमान उम्र बराबर x है, कितना है x है, तो x बराबर हमारा कितना आया 8 वर्ष। अब पिताजी का वर्तमान उम्र कितना आया है, देखिए पिता के वर्तमान उम्र कितना आया है 3x + 5, 3x + 5, 3 गुना 8 प्लस 5, 8 का 24 + 5 बराबर 29 वर्ष। पिता का वर्तमान उम्र 29 और रवि का 8 वर्ष, कोई दिक्कत। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग का, यहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन ही है, लेकिन दोनों पक्ष में ही चर रहेगा, LHS और RHS दोनों में क्या रहेगा हमारा वेरिएबल रहेगा, इसको तोड़ करके एक तरफ करके बनाना होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।